हाँ दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस के सिलेबस अनुसार हम चलते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की बातें लेते हैं और भारतीय संविधान के तहत हम देखते हैं कि आज भारतीय संविधान में सबसे पहले देखते हैं तो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्डिंग अनुसार भारतीय संविधान के कौन कौन से टॉपिक हैं। और इसमें प्रथम टॉपिक है संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम इंडियन पॉलिटिकल दिल्ली पुलिस के सिलेबस अनुसार प्रथम टॉपिक है। अब संवैधानिक विकास क्रम में ये बात आती है कि सर्वप्रथम आज हमारे देश के पास विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट जो संविधान है, ये संविधान बनाया तो है भारत के व्यक्तियों द्वारा, निर्मित संविधान सभा के द्वारा, लेकिन भारतीयों को ये विचार कहाँ से आया कि ये संविधान बना कैसे। ये विचार आया है ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन जो है वो हुआ है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में, शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तब 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए, और भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आज हमारे पास जो ये संविधान है ये अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज यूरोप महाद्वीप के निवासी थे। और बात करते हैं यूरोप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो विश्व का प्रथम शिक्षित और विकसित महाद्वीप था। विश्व का प्रथम शिक्षित व विकसित महाद्वीप था। अब यूरोपवासी अंग्रेज भारत आए और इन्होंने भारत में अपनी शासन पद्धति शुरू कर दी। शुरू में व्यापार करने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार, अर्थात हमें भारत का भूभाग नहीं चाहिए, हमें तो भारत में क्या चाहिए? व्यापार चाहिए। लेकिन धीरे धीरे देखा, संपूर्ण भारत देशी रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासत हैं जो एक दूसरे से द्वेषता रखते हुए आक्रमण करती हैं, आपसी फुट के लाभ उठाते हुए, और अंग्रेज़ों ने भारत पर साम्राज्यवाद की नींव डाली। बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का एक युद्ध होता है जो भारत में अंग्रेज़ों की प्रथम विजय थी, और वो युद्ध है मेरे दोस्तों प्लासी युद्ध। अब प्लासी युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। आज प्लासी नामक स्थान है, ये किस राज्य में है? प्लासी नामक स्थान आज वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। प्लासी नामक मैदान है आज ये पश्चिमी बंगाल में। प्लासी युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? प्लासी युद्ध बंगाल नवाब, उस समय बंगाल रियासत थी, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला वह अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। मेरे दोस्तों, एक बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम विजय कौन सी है? अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम विजय प्लासी विजय है। और प्लासी विजय के बाद अंग्रेज़ों का भारत में बंगाल पर अधिकार हो जाता है। भारत में बंगाल पर अधिकार हुआ। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत में कहाँ पर अधिकार हुआ? प्लासी में सर्वप्रथम। प्लासी विजय के बाद अंग्रेज़ों का भारत में
बंगाल पर अधिकार हुआ और प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल में अपना साम्राज्यवाद की शुरुआत करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम साम्राज्यवाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम साम्राज्यवाद बंगाल से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? बंगाल से शुरू हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवाद की शुरुआत है वो प्लासी युद्ध से विजय से होती है। प्लासी विजय के बाद अंग्रेज़ों का भारत में साम्राज्यवाद शुरू हो गया। साम्राज्यवाद से मतलब है कि अंग्रेज़ों ने अपना स्वयं का राज्य शुरू कर दिया, स्वयं की शासन पद्धति शुरू कर दी। और बंगाल का प्रथम गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 ईस्वी में जो प्लासी युद्ध में अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव को बनाया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन उठता है मेरे दोस्तों कि बंगाल में सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो बंगाल से हुई है। किस युद्ध के बाद हुई? प्लासी युद्ध के बाद या प्लासी विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ और बंगाल में अपना स्वयं का शासन चलाने हेतु स्वयं का ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त कर दिया। और उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बोलो क्या रखा? गवर्नर। ब्रिटिश अधिकारी के पद का नाम रखा गवर्नर। और बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। उसके बाद में अंग्रेज़ों की भारत में एक निर्णायक विजय होती है और वो निर्णायक विजय है वो है बक्सर युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर युद्ध याद रखेंगे मेरे दोस्तों। बक्सर युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। बक्सर नामक मैदान आज बिहार राज्य में, कहाँ पर है? बिहार राज्य में। बक्सर युद्ध किन किन के मध्य हुआ है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। याद रखेंगे मेरे दोस्तों इस युद्ध में कौन से युद्ध में? बक्सर युद्ध में। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मुनरो ने प्लासी युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति मुनरो ने भारत की 3 संयुक्त सेनाओं को, भारत की 3 रियासतों की संयुक्त सेना को, 3 रियासतों की संयुक्त सेना को पराजित किया। 3 रियासतों की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब वो 3 संयुक्त सेना भारत की कौन कौन सी थी? इसमें अगर हम लें तो 1 नंबर पे ले सकते हैं बंगाल नवाब मीर कासिम। देखो प्लासी युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, लेकिन बक्सर युद्ध में बंगाल का नवाब है मीर कासिम। दूसरी रियासत है यहाँ पर अवध रियासत। अवध नवाब शुजाउद्दौला। अवध नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। अवध नवाब शुजाउद्दौला वह दिल्ली मुगल बादशाह, जो भारत का मुगल बादशाह है, दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की 3 संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज सेनापति मुनरो ने पराजित किया है। यहाँ पर बक्सर युद्ध में सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि किस विजय के बाद या बक्सर विजय के बाद, आप याद रखेंगे बक्सर विजय के बाद अंग्रेज़ों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का
दिल्ली के लिए मार्ग आसान हो गया, दिल्ली के लिए मार्ग आसान हो गया। अर्थात इस बात का आशय ये है कि अब दिल्ली की पहुंच अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गई, क्योंकि बक्सर युद्ध में दिल्ली का मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय पराजित हुआ था। अंग्रेज़ों के मन में मुग़ल बादशाह को लेकर जो खौफ था, जो भ्रम था, वो दूर हो गया कि मुग़ल बादशाह एक नाममात्र का बादशाह बचा है। आज उसके पास कोई सैन्य प्रभाव, कोई क्षमता नहीं है। हम जब चाहें तब दिल्ली मुग़ल बादशाह को पराजित कर सकते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि किस विजय के बाद अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली का मार्ग प्रशस्त हो गया, दिल्ली का मार्ग आसान हो गया, और वो विजय हमें बताना है, याद रखना है, बक्सर विजय। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, बक्सर विजय। बक्सर विजय अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम निर्णायक विजय थी। अंग्रेज़ों की भारत में प्रथम निर्णायक विजय थी। प्रथम निर्णायक विजय थी। अर्थात इस विजय के बाद अंग्रेज़ों का भारत में काफ़ी साम्राज्यवाद शुरू हुआ, क्योंकि इसमें भारत की 3 संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। अब इसमें बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अंग्रेज़ों ने भारत का शासन चलाने हेतु और स्वयं का एक एक्ट पारित किया, और उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट है वो इंडिया में कब लागू हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट है वो 21 जून 1773 ईस्वी को पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 21 जून 1773 ईस्वी को पारित हुआ। याद रखना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम एक्ट कौन सा है? प्रथम एक्ट या प्रथम भारत शासन अधिनियम कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम भारत शासन अधिनियम है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा है। ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन चलाने हेतु अपने कुछ कानून बनाए, और उस कानून का नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 21 जून 1773 ईस्वी को पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित प्रथम एक्ट है, प्रथम भारत शासन अधिनियम है। अब इसी में बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग एक्ट है, याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भारतीय संविधान के या प्रथम चरण है। भारतीय संविधान की नींव का प्रथम चरण, भारतीय संविधान की नींव का, या कह सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण का प्रथम चरण ही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय संविधान की शुरुआत मानी गई है। यहाँ से भारतीय संविधान का प्रावधान शुरू होता है। इसे संवैधानिक विकास क्रम में सम्मिलित करते हुए शुरू किया जाता है कि भारतीय संविधान की नींव का प्रथम चरण क्या है, भारतीय संविधान का विकास क्रम कहाँ से शुरू है, और वो रेगुलेटिंग एक्ट है। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत की, और उस प्रारंभ में सिर्फ बंगाल पर अधिकार था। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर ब्रिटिश सरकार ने समय के अनुसार एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम ये 1833 ईस्वी का है। भारत शासन अधिनियम 1833 ईस्वी। इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके संपूर्ण भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। संपूर्ण भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अर्थात इस बात से आशय ये है कि भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत
अंग्रेज़ों ने बंगाल में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और संपूर्ण भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत कौन बना? विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। वैसे विलियम बेंटिंग जो है, ये विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल गवर्नर जनरल पद का आता है, विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। लेकिन यदि हम विलियम बेंटिंग का कार्यकाल यदि देखा जाए तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल होगा 1828 से 1835 ईस्वी तक। लेकिन विलियम बेंटिंग जो है वो 1828 से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहता है। 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। और उसके बाद में बात करते हैं तो 1833 के एक्ट के तहत इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बेंटिंग 1833 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। मेरे दोस्तों याद रखेंगे, विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। बेंटिंग के ऊपर 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी है विलियम बेंटिंग। ये इनके 2 कार्यकाल बंगाल और भारत के अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में शासन चलाने वाले एक्ट, संविधान लागू। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने जो भी भारत शासन अधिनियम लागू किए वो सब भारतीय संविधान हैं। और भारतीय व्यक्तियों ने धीरे धीरे अंग्रेज़ों की शासन पद्धति को देखा और समझा, और फिर इन्होंने अपना स्वयं का संविधान बनाने की बात ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष रखी। और यहाँ से अब बात करते हैं तो संविधान सभा की मांग होती है, संविधान सभा की मांग। देखिए दोस्तों, संविधान सभा क्या है? आज हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण एक समिति ने किया, एक सभा ने किया, और उसी का ये नाम रखा है संविधान सभा। इंडिया में सर्वप्रथम यदि बात की जाए, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है कि 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा सिद्धांत, संविधान सभा सिद्धांत, संविधान सभा सिद्धांत, सर्वप्रथम संविधान सभा सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया, बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया, बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया। क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा सिद्धांत कब व किसने पारित किया? तो कब किया? 1895 ईस्वी में। किसने किया है? वो हैं भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने पारित किया। यहाँ से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय व्यक्तियों को ये बात समझाई, उनके दिमाग में ये बात डाली कि हमें अपने देश का संविधान स्वयं बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। यहाँ से इस प्रकार से संविधान सभा के विचार आता है सर्वप्रथम भारत में, क्योंकि इससे पहले भारत में जो भी संविधान लागू कर रहे हैं, भारत शासन अधिनियम लागू कर रहे हैं, वो ब्रिटिश सरकार कर रही है, अर्थात कानून बनाने वाले अंग्रेज, और कानून लागू होता है इंडियन पर। बस इसी बात की मांग धीरे धीरे उठने लगी कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, अंग्रेजों द्वारा बना हुआ संविधान भारत में मान्य नहीं होगा। ये बात 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय व्यक्तियों को बाल गंगाधर तिलक ने समझाई, जिसे संविधान सभा सिद्धांत पारित करना कहते हैं। और उसके बाद में बात आती है 1922 ईस्वी की। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि
भारतीय संविधान का निर्माण। महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता करेगी। कौन करेगी? भारतीय जनता करेगी, अर्थात भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया संविधान भारत शासन अधिनियम भारतीय स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का शासन चलाने का एक्ट जो है, संविधान जो है, वो स्वयं भारत की जनता बनाएगी, अर्थात भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। याद रखेंगे, ये बात महात्मा गांधी ने 1922 में कही। लेकिन ये सब विचार विमर्श आपस में भारतीयों के समक्ष हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से अभी तक मांग नहीं हुई। एक बेस्ट क्वेश्चन बनता है 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से अर्थात अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की है, अर्थात कि हम भारतीय लोग अपनी एक संविधान सभा बनाएंगे और अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ये बात सर्वप्रथम पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ईस्ट इंडिया कंपनी से रखी थी। अर्थात क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से संविधान निर्माण की मांग या संविधान सभा की मांग कब किसने की? वो की है पंडित मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद की बात करते हैं 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में एम एन राय का पूरा नाम याद रखेंगे, मानवेंद्रनाथ राय। एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्रनाथ राय। तो मानवेंद्रनाथ राय ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन से मतलब है मेरे दोस्तों कि संविधान सभा की एक रूपरेखा बना दी, इसने मॉडल बना दिया कि इस प्रकार से हमारे देश के संविधान बनाने वाली संविधान सभा का निर्माण होगा, ऐसे चुनाव होंगे। इसी कारण देखिए 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रतिपादन किसने पारित किया है? पारित किया है मानवेंद्रनाथ राय, एम एन राय ने। अब एक क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा का प्रतिपादक या विचारक किसे कहते हैं? संविधान सभा का प्रतिपादक या मेरे दोस्तों संविधान सभा का विचारक, संविधान सभा का प्रतिपादक या संविधान सभा का विचारक, और वो एम एन राय कहलाते हैं। एम एन राय भारतीय संविधान सभा के विचारक या प्रतिपादक हैं। लेकिन देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने और कांग्रेस मेरे दोस्तों याद रखेंगे स्वतंत्र भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी थी। कांग्रेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संविधान सभा की मांग की। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा है कि सर्वप्रथम कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की? तो सर्वप्रथम कांग्रेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में की। अब इसमें आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा का गठन या संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का गठन है, इसके लिए एक समिति है और वो है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन है
इसकी स्थापना कब की और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन का गठन सुनिएगा एक बार आप। कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया है। क्लीमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता का पक्षधर था। इसी कारण क्लीमेंट एटली ने अपनी ब्रिटिश संसद के 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर, देखिए भारतीय मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद, पार्लियामेंट सभी हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और इस समय ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद बनाई जाती थी जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते थे। सर्वोच्च मंत्री कैबिनेट मंत्री था और ब्रिटिश संसद के 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया। अब कैबिनेट मिशन में क्वेश्चन बनता है कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे मेरे दोस्तों। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन के वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? इसमें है पेंथिक लॉरेंस, इसके सदस्य है एक पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस है, ये याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था तो आप बताएंगे पेंथिक लॉरेंस था। दूसरा अध्यक्ष है अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का एक सदस्य अलेक्जेंडर था और कैबिनेट मिशन का तीसरा सदस्य यदि हम यहाँ पर माने तो वो था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया है। कैबिनेट मिशन का जो गठन है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया है। किसने किया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। एटली भारतीय स्वतंत्रता का पक्षधर था। इसने अपने ब्रिटिश संसद के 3 मंत्रियों को मिलाकर कैबिनेट मिशन का गठन किया और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया और भारत आकर इसने भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुलाई और भारत के सभी राजनीतिक पार्टी, जिस तरह से स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वराज्य दल है, इन सभी को बुलाकर अपनी विचार प्रस्तुत किए और कैबिनेट मिशन में क्या क्या योजना थी, कैबिनेट मिशन के क्या विचार थे, क्या योजना थी, तो यहाँ हम अब कैबिनेट मिशन की योजना पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन की योजना में देखे हैं तो सबसे पहले इसने विचार रखा कि संविधान सभा का गठन किया जाए। 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 तो एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर उठा मेरे दोस्तों कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। इसमें दूसरी योजना थी कैबिनेट मिशन में कि भारत एक संघ होगा। क्या होगा? भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा अर्थात जिस भी दिन भारत स्वतंत्र होगा तो भारत के कोई 2 राष्ट्र नहीं बनेंगे, अर्थात भारत विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान देश नहीं बनेगा और इसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं था। इसी कारण कैबिनेट मिशन का विरोध मुस्लिम लीग ने किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र का मांग पास की थी और तभी से मुस्लिम लीग 1940 से लेकर स्वतंत्रता तक भारत में एक अलग देश की मांग कर रही थी। लेकिन कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं था। पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विरोध किया। अर्थात कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया है। किसने? मुस्लिम लीग ने। क्यों किया है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार? क्योंकि इसमें पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं था
पाकिस्तान राष्ट्र की मांग नहीं थी। आपको पता होगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां मोहसिन उल मुल्क ने की थी और तभी से मुस्लिम लीग अपने मुस्लिम पार्टी की अलग मांग कर रही थी, एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग 1940 से। कैबिनेट मिशन की तीसरी योजना थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम सरकार का मतलब है मनोनीत सरकार, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि इटली ने कहा है जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके लिए आप एक संविधान सभा का गठन करो, भारतीय लोग मिलकर अपना संविधान बनाना शुरू करो, और जब तक संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता निर्वाचित सरकार का, तब तक भारत का शासन ये अंतरिम सरकार चलाएगी। स्वतंत्रता के बाद जैसे मान लो कल ही भारत स्वतंत्र हो जाता है तो भारत का शासन कौन चलाएगी, और भारत का शासन चलाएगी अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार एक मनोनीत सरकार थी जिसका कार्य ये रखा गया था कि स्वतंत्र होते ही भारत का शासन अंतरिम सरकार चलाएगी। अंतरिम सरकार का गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो गया था, 1946 को हो गया था। अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष या अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री है जो बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, अर्थात भारत के मनोनीत प्रधानमंत्री बने। अब कैबिनेट मिशन के तहत ये कहा गया था कि संविधान सभा एक निर्वाचित होगी, निर्वाचित संविधान सभा बनेगी, निर्वाचित संविधान सभा होगी, अर्थात संविधान सभा का निर्वाचन होगा। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण है वो निर्वाचन से हुआ है। निर्वाचन में कैबिनेट मिशन ने प्रावधान रखा था 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा, एक सदस्य का चुनाव होगा, एक सदस्य का चुनाव होगा। चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा। चुनाव संविधान सभा का हुआ था लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव था मेरे दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव था। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब था इस चुनाव में प्रत्यक्ष भारतीय जनता वैक्स मतदाता वोट नहीं डालेंगे। मतदाताओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों में विधान परिषदें हुआ करती थी, विधान परिषदों के सदस्यों ने वोट डाले थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। संविधान सभा निर्वाचित थी, अर्थात निर्वाचन के द्वारा बनी थी। निर्वाचन में प्रावधान कैबिनेट मिशन ने रखा था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा। लेकिन याद रखोगे दोस्तों, चुनाव था संविधान सभा का वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। आज भी इंडिया में चुनाव 2 प्रकार का होता है। एक चुनाव होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव वो है जिसमें वैक्स मतदाता भाग लेते हैं, वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव वो है जिसमें प्रत्यक्ष मतदाता वोट नहीं डालते, मतदाताओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से ये संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात करते हैं, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का गठन, और फिर संविधान की कुल बैठकें किस प्रकार से, कैसे ये संविधान सभा ने हमारा आज का एक समृद्ध संविधान बनाया है। ओके दोस्तों, एगो बंद।